Okay, sir. Bismillahirrahmanirrahim. So our today's lecture is about demand. Demand है willingness and ability of a person or a household or a firm or a society for specific product और a सर्विस। तो किसी भी चीज़ या सर्विस के मुतल्लिक किसी बंदे की, सोसाइटी की, हाउस होल्ड, फैमिलीज की विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज समथिंग एट स्पेसिफिक मार्केट प्राइस, इसको हम बोलते हैं डिमांड। डिमांड को हम डिमांड उस वक्त बोलते हैं जब दो चीज़ें मिले आपस में, विलिंगनेस और एबिलिटी। तो आपको याद होगा हमने शायद लेक्चर में भी उधर डिस्कस किया था क्लास में। तो विलिंगनेस हो, एबिलिटी ना हो, फिर भी डिमांड नहीं है। एक बंदा कहे मैं फलां चीज़ लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी जेब में कुछ नहीं, तो ये डिमांड नहीं है। डिमांड का तो उस वक्त पता चलेगा जब वो पैसे लेके मार्केट में आएगा, तो तभी उसके लिए चीज़ बनेगी या वो उसको प्रोवाइड करेगा। अब एक बंदा पैसों के बगैर मार्केट में आ जाए तो उसको कोई उधर बैठने भी नहीं देगा। इस तरह से विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी हो, विलिंगनेस ना हो तो फिर भी नहीं है। अब आपके सामने बहुत सारे लोग मार्केट्स में फिर रहे होते हैं, उनकी जेब में पैसे भी होते हैं, लेकिन वो एक चीज़ नहीं लेना चाहते तो वो नहीं लेते। उसको भी हम डिमांड में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो डिमांड है हमेशा से विलिंगनेस और एबिलिटी का, दोनों का मिलाप। अगर वो ये दोनों मिल जाएं तो डिमांड बन जाती है। एक चीज़ के लिए, एक चीज़ को लेने की हसरत, ख्वाहिश, और साथ में उसको लेने के लिए मतलूबा मकदार में पैसे, इसको हम बोलते हैं डिमांड। अब डिमांड एक बंदे की भी होती है, एक मोहल्ले की भी हो सकती है, एक शहर की हो सकती है, एक सूबे की हो सकती है। तो वो डिमांड कहाँ से फुलफिल होनी है? वो डिमांड फुलफिल होनी है मार्केट में। तो मार्केट डिमांड कैसे है? मार्केट वाले अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को किस नज़र से देखते हैं? वो एक एक बंदे के हिसाब से नहीं देखते, वो देखते कि आज कितने लोग हमारे प्रोडक्ट के लिए आए थे मार्केट। उनको एक आइडिया होता है। तो वो कैसे इस चीज़ पे पहुंचते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है? तो वो एक एक बंदे की, या वो देखते हैं कि इतनी आबादी है तो हमें इतनी चीज़ लेके आनी चाहिए। तो मार्केट डिमांड कर्व हम कैसे डिराइव करते हैं? तो डिमांड कर्व हमने क्लास में भी ऑनलाइन जब हम एक्चुअल क्लासेस ले रहे थे, तो उसमें भी हमने ये किया था कि हम डिमांड कर्व कैसे ड्रा कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो हम वर्टिकल एक्सिस, जो वाई एक्सिस है, उस पे हम प्राइस लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मिकदार यानी क्वांटिटी वो लेते हैं। तो दोनों को जब हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो डिमांड कर्व बन जाता है। आप देखिए, फर्ज करें एक बंदा है, उसकी डिमांड $1 पे, ये आप कह लें पेंसिल है, $1 पे उसकी डिमांड पेंसिल की है 16। अगर उसी पेंसिल की प्राइस हो जाए $2, उसकी डिमांड को क्या होगा? 10, एक पे 16 है तो दो पे डिमांड कम होनी है। और वो आपके सामने कंज्यूमर ए के लिए, ये आप देख सकते हैं, दो पे उसकी डिमांड है 10। इन दो पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो एक पे ये 16 और दो पे 10, इन दो पॉइंट्स को मिला दें तो ये डिमांड कर्व ऑफ ए इंडिविजुअल बन जाए। बी कंज्यूमर है, बंदा है, घर है, घराना है, मोहल्ला है, तो उसकी डिमांड क्या है? $1 पे उसकी डिमांड है 24 की, और दो पे है उसकी डिमांड 12। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दें तो ये उसका डिमांड कर, सी कंज्यूमर $1 पे 14 की डिमांड कर रहा है और दो पे दो की कर रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को, एक पे 14 और दो पे दो, इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो ये इसका डिमांड कर बन जाए। ये इंडिविजुअल डिमांड कर है। तो ये तीनों कहाँ पे जाएंगे? मार्केट में। मार्केट में अब प्राइस
$1 है या $2 है। $1 पे मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी, हम इन सब को ऐड कर लेंगे। ये देखें, एक पे ए की डिमांड है 16, बी की डिमांड है 24 और सी की डिमांड है 14। ये कितना होगा? 54। तो इनको हम हॉरिजेंटली सम अप कर लेंगे। दो पे आप देखें, दो पे ए की डिमांड है 10, बी की डिमांड है 12, सी की डिमांड है 2। इनको हम ऐड करेंगे। प्राइस आप देख रहे हैं, एक और दो प्राइस वाई एक्सिस पे, तो दो पे डिमांड है 24 की। इन इसको हम मिलाएंगे तो ये मार्केट डिमांड का बन गया। तो ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसका मतलब हम आगे चल के लाभ डिमांड में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो हम डिमांड कर्व फॉर मार्केट इस तरह से डिराइव करते हैं कि हर एक का इंडिविजुअल का हम वो हर प्राइस लेवल पे जमा करते जाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड, तो हमारे पास मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा। ये डिमांड शेड्यूल है। डिमांड शेड्यूल क्या शो करता है? ये प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल वो हमें बताता है। अब देखिए, एक ये पीनट की प्राइस है, प्राइस पर पाउंड, पाउंड वजन के लिए है, डॉलर में ये प्राइस है। प्राइस $2 हो तो डिमांड है 24। $1.75 हो जाए तो डिमांड हो जाती है 31 की। 1.5 पे 39 है, 1.25 पे 46 है, 1 पे 54 है और 0.75 पे 59 है। इसको हम ग्राफ की शक्ल में अगर बनाएंगे तो ये डिमांड कार बन जाएगा। ये देखें आप, ये है। तो 2 से लेके 0.75 तक की प्राइस के साथ डिमांड जो हम हॉरिजेंटल एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, और प्राइस वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, तो ये डिमांड कर्व फॉर पीनट्स है। ये भी आप देख रहे हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। इसलिए हम किसी भी डिमांड शेड्यूल को ट्रांसलेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड कर्व। अब यहाँ से आप अगर देखें तो लॉ ऑफ डिमांड एक लॉ, एक प्रिंसिपल, एक रिलेशनशिप आपको नजर आ रहा है कि प्राइस जैसे जैसे कम होती जा रही है, डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम सेटरस वेरिएबल्स, हमने कहा था, आपको याद होगा। तो अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, बाकी चीजें कांस्टेंट रहें, तो फिर क्या होता है कि किसी चीज की अगर प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, या उसकी प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। यानी उलट है, पहले का उलट है, वाइस वर्सा। तो क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट डिमांडेड विल वेरी इनवर्सली टू द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। इनवर्सली का मतलब होता है उलट, यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड वो प्राइस के साथ उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। यानी प्राइस बढ़ रही होगी तो डिमांड कम हो रही होगी, प्राइस कम हो रही होगी तो डिमांड बढ़ रही होगी। इसको हम बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसको लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। ऊपर हमने इसका देखा भी है डाटा के साथ। तो अदर थिंग्स का आपको पता होना चाहिए। अदर थिंग्स वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इनको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या डिमांड शिफ्टर, जो हम डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब जो ये डिमांड कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसके पीछे ये 3 या 4 रीजन हैं। एक तो है इनकम वेरिएशन। इनकम वेरिएशन डिमांड के ऊपर बहुत
गहरा उसका इम्पैक्ट है। इसकी वजह क्या है? अब देखें, प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि आपको पता है दुनिया में, इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, जगहों पे लोगों की इनकम सेम नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है। अब अगर प्राइस बढ़ेगी तो जिनकी इनकम उस प्रोडक्ट को खरीदने की सकत नहीं रखती वो निकल जाएंगे मार्केट से। लेकिन तो मार्केट में कौन रहेंगे? जिनकी इनकम ज़्यादा है वो ले लेंगे। तो इससे डिमांड पे असर क्या पड़ेगा? डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है तो क्या होगा? जिनकी इनकम ज्यादा वो तो लेंगे ही, लेकिन जिनकी इनकम कम है वो भी लेना शुरू हो जाएंगे। तो इससे क्या नजर आता है आपको कि प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये एक लॉ है जो ये शो करता है कि अगर एक चीज आप बार बार कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी या सुकून वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। अब जिस बंदे के पास 15 मोबाइल हो, मोबाइल फोन, उसको एक और आप मोबाइल फोन दें तो शायद उसको इतनी खुशी ना हो जितनी वही। आप देखिए 15 उसके पास तो ऑलरेडी है, एक और हमने उसको फोन दिया तो वो कहता है यार रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे पेप्सी पिला दो या कोई और चीज। तो आप उसको इसलिए दे रहे हैं कि ये आपने अपने पास रखना है, किसी और को नहीं देना, ये ना हो कि वो लेके आगे बेच दे, ऐसा नहीं है। तो फिर तो उसकी यूटिलिटी कम होगी। 15 के पास 16वां मोबाइल, वो कहेगा यार मैं बहुत तंग हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, कोई और चीज देनी है तो दें, मोबाइल फोन की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन उसी को अगर आप एक ऐसे बंदे को दें जिसके पास कोई मोबाइल है ही नहीं, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आप कंपेयर करें तो डिफर करेगा ना। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि एक और चीज इस्तेमाल करने से या खरीदने से या कंज्यूम करने से या खाने से या पीने से आपको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। और बार बार एक चीज आप कंज्यूम करेंगे तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी है, इजाफी इजाफी सेटिस्फेक्शन, वो कम होना शुरू हो जाता है। अब देखते हैं ये, आप बार बार एक ही तरह का आपको नाश्ता मिल रहा हो तो आपको खुद आपका दिल करता है कि थोड़ी सी वेरिएशन आनी चाहिए, वो भी उसके पीछे भी इसी का हाथ है। तो अब एक चीज जिसके पास है और अगर प्राइस भी बढ़ जाती है तो वो नहीं लेगा, वो कहेगा यार मेरे पास तो ऑलरेडी है। हाँ, अगर उसकी प्राइस कम हो जाए तो वो कहेगा चले आप ले लेते हैं। सही है ना? तो ये है लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि वो उसी सूरत में एक और चीज लेगा या उसकी डिमांड उसी सूरत में बढ़ सकती है जब उसको सस्ता मिल रहा हो, अदरवाइज वो नहीं लेगा। और तीसरा है प्राइस का भी इसमें खुद एक ऑब्स्टेकल के तौर पे भी काम करती है, एक रुकावट के तौर पे। जितनी ज्यादा प्राइस होगी, आप एक दीवार, इसको प्राइस को एक दीवार के तौर पे ले लें, यानी दीवार जो बड़ी दीवार होती है, आप दीवार की दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। तो जितनी ऊंची दीवार होगी उतना रुकावट मुश्किल होगी, यानी उस दीवार को पार करना उतना ही मुश्किल होगा। तो प्राइस को अगर आप एक दीवार या हर्डल या ऑब्स्टेकल के तौर पे देखें तो जितनी बड़ी दीवार होगी उतना मुश्किल होता है दूसरी साइड पे पड़ी हुई चीज को लेना। तो अगर दीवार या प्राइस जैसे हमने कहा वो कम होती जाए तो आपको उस रुकावट को अबूर करना आपके लिए आसान होता जाता है। तो जितनी प्राइस ज्यादा होती जाएगी चीज को लेना मुश्किल होता जाएगा।
और इतनी रुकावट यानी प्राइस नीचे आती जाएगी, आपको उसकी दूसरी साइड पे पड़ी हुई चीज को लेना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसी तरह से पर्सनल प्रेफरेंसेस भी होती हैं। कुछ लोग हैं जो एक चीज उसी वक्त पसंद करते हैं जब वो सस्ती हो, और कुछ लोग हैं जो कोई चीज महंगी हो जाए तो वो कहते हैं छोड़ें यार, ये भी कोई खाने वाली या इस्तेमाल करने वाली चीज है। तो पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं कि वो कहता है यार ये सस्ती होगी तो मैंने लेना, और अगर महंगी होगी तो मैंने, जो कह रहा कि यार फलां चीज मुझे बड़ी पसंद है लेकिन है महंगी, मैंने नहीं लेनी, तो महंगी पे वो नहीं लेना पसंद करता। जब सस्ती होती है तो वो कहता है यार इससे अच्छी कोई है ही नहीं। जब महंगी हो जाती है तो वो कहता है ये फजूल है। तो ये है पर्सनल प्रेफरेंसेस। इसकी वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं। इस ये 3 से 4 रीजन हैं इसकी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस आती हैं, डिमांड में भी चेंजेस आती हैं। तो इस ये जो रिलेशनशिप है प्राइस में चेंजेस का और डिमांड में चेंजेस का, इसको हम इलास्टिसिटी के थ्रू स्टडी कर लेते हैं, या इलास्टिसिटी के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस आप इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हैं, बट आप इसको आगे भी पढ़ना चाहें, याद करना चाहें, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस एज वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर ऑन द डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व है ना, हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो आपकी डिमांड में चेंजेस आती हैं, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से शो करते हैं। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और हम इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी टू चेंज इन प्राइस। ये रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है कि प्राइस अगर इतनी चेंज होगी तो डिमांड में कितनी चेंज आ सकती है। ठीक है ना? तो रिस्पॉन्सिवनेस, आप अगर एक बंदे को इतने पैसे देंगे तो वो आपका कितना काम करेगा, थोड़े पैसों पे कितना करेगा, ज्यादा पे कितना करेगा, ये भी रिस्पॉन्सिवनेस है। तो इलास्टिसिटी रिस्पॉन्सिवनेस को शो करती है। इलास्टिसिटी दो तरह की होती है, एक है ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन आप आप देख सकते हैं कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? ऑन प्राइस इलास्टिसिटी है किसी चीज की अपनी प्राइस। मसलन जूस है, तो जूस की प्राइस चेंज होने से उसकी डिमांड पे असर पड़ता है। मोबाइल फोन की प्राइस चेंज होने से मोबाइल फोन की डिमांड पे असर पड़ता है। तो मोबाइल फोन की डिमांड किस वजह से चेंज हो रही है? उसकी अपनी प्राइस से। तो जब हम एक ही चीज की प्राइस और क्वांटिटी लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑन प्राइस। तो ये कहाँ पे हमारी जो मूवमेंट है वो उसी डिमांड कर्व पे होती है। दिस रिप्रेजेंट्स मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो जो अभी हमने ऊपर डिमांड कर्व देखा है उसमें क्या था कि प्राइस उस चीज की कम हुई थी, डिमांड ज्यादा हो गई। उस चीज की प्राइस जब ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड कम, हम उसी डिमांड कर्व के ऊपर मूव मूव करते हैं। तो इसलिए ये जो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट इज आल्सो द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। ये स्लोप है डिमांड का, और स्लोप का आपको पता होना चाहिए। स्लोप क्या होता है? स्लोप यही शो करता है कि अगर प्राइस में 1 यूनिट चेंज आएगी तो डिमांड में कितनी चेंज आएगी। यही है स्लोप का मतलब, ही यही होता है। तो ये है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जो ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये है इसका फार्मूला। ऊपर भी एक फार्मूला था। अब कैलकुलेशन के लिए आपके पास
आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वो कैसे आप करते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ द क्वांटिटी। हमने बुक के अंदर आपको ये फार्मूला है आर्क इलास्टिसिटी का, या इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या होता है, हम एवरेज लेते हैं, डिफरेंस को एवरेज पे डिवाइड करते हैं। ये है ना Q2 माइनस Q1, तो Q1 है P1 पे प्राइस और P1 पे क्वांटिटी, और Q2 क्या है, P2 पे क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। और इसकी अगर आप एवरेज लें तो इसको 2 पे डिवाइड करते हैं। आप अगर याद रखें यहाँ पे Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2 ये एवरेज है। अब डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि नीचे भी हमने परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेनी है, तो P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज के लिए हमने इसको 2 पे डिवाइड करना है, तो ये वाला जो 2 है ऊपर वाले 2 के साथ कट जाता है, फिर दोबारा वही चीज बच जाती है। तो ये फार्मूला जो है ये है मिड पॉइंट फार्मूला, ये इसको हम आर्क इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। जबकि अगर आप इनिशियल क्वांटिटी और इनिशियल P1 और Q1 लें नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे अगर आप Q1 ले लें और यहाँ पे आप P1 ले लें, तो ये भी, इससे भी आप इलास्टिसिटी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला बन जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी। तो आपके सामने है, चूंकि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो हम जो इसका नेगेटिव साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, यानी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए हम इसके साइन को निकाल देते हैं, हम इसकी एब्सलूट वैल्यू को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो तीन तरह की आ सकती है। जब आप इस फार्मूला को यूज करते हैं तो ये तीन तरह की इसका आंसर तीन तीन तरह की रेंजेस में आएगा। ये एक से बड़ा भी हो सकता है, इस नेगेटिव साइन को हटा के, एक से छोटा भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है। साइन इन तीनों के साथ नेगेटिव आएगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन सिर्फ यही शो करता है कि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड ने कम होना है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ने बढ़ना है। तो इस साइन का इसकी क्वांटिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अगर साइन को, नेगेटिव साइन को इसके साथ मिला के देखें तो उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। यानी ये जो जो -1 है वो -0.5 से भी छोटा होगा, -1 -5000 से भी बड़ा है। जब हम, तो इसलिए हम नेगेटिव को निकाल देते हैं। तो ये तीन तरह की हो सकती है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड का हमारे पास क्या आंसर आता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज आ रही होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस, या इसका उलट है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो ये तब भी जवाब एक से बड़ा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये एक से बड़ा कब हो सकता है, जब ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला उससे छोटा होगा, तो जवाब एक से ज्यादा आएगा। इन इलास्टिक डिमांड इसका उलट है। इन इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, वो उसका उलट है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो ये एक से कम आएगा।
और तीसरा ऑप्शन है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जिसमें दोनों बराबर होंगे और आपका आंसर एक के बराबर आएगा। ऊपर वाली चीज नीचे वाले के बराबर होगी तो जवाब एक ही आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम न्यू सेशन, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है पहले सेशन का, तो नए सेशन की तरफ जाएंगे इसके बाद। ऑन और क्रॉस प्राइस, ऑन प्राइस तो मैंने आपको बता दी है कि उस चीज की अपनी प्राइस में चेंज आने की वजह से उसकी डिमांड पे पड़ने वाला असर। जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उसमें प्राइस किसी और प्रोडक्ट की चेंज होती है और डिमांड दूसरे प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है। तो it measures the responsiveness of quantity demanded of a good to changes in the price of a related good। कोई और इससे मिलती जुलती चीज की प्राइस चेंज होती है और डिमांड उससे मिलती जुलती दूसरी चीज की चेंज होती है। तो ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।